Hello friends, welcome back to my channel. Today's my topic is GST on YouTube income. मतलब आप अगर यूट्यूबर हो या आप ब्लॉगर हो, यूट्यूब में आपको यूट्यूब से आपको कंसिडरेशन भी मिलता है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो में आपको मैं आगे बताऊंगा कि यूट्यूब के इनकम जो होती है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो यूट्यूब के अगर देखे जाए तो इनकम दो तरीके की इनकम होती है। आइधर आप ब्लॉगर हो और या यूट्यूबर हो। यूट्यूबर मतलब कि पर्सन वो इज शेयरिंग वीडियोस। तो दो तरीके से आप यूट्यूब से इनकम कमा सकते हो। अभी आगे देखते हैं कि यूट्यूब अगर आपको दो तरीके हैं तो उसमें जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जीएसटी की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी कि जीएसटी में क्या होता है। जीएसटी में सप्लाई जो होता है, सप्लाई पे ही जीएसटी लगता है। अगर आपकी सर्विसेज है वो सप्लाई में अगर फॉल हो गई तो आपको भी जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है। तो सप्लाई की डेफिनेशन अगर देखें तो ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और disposal made or agreed to be made for consideration by a person in the course or furtherance of business. That means अगर आप समझे तो डेफिनेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है उसको भी सप्लाई बोलते हैं। तो सर्विसेज और गुड्स दोनों कवर हो गया है सप्लाई के डेफिनेशन में। दूसरा जो रिक्वायरमेंट होता है वो कंसिडरेशन, मतलब कि आप अगर यूट्यूबर हो या आप ब्लॉगर हो तो यूट्यूबर में क्या होता है कि सर्टेन व्यूज़ या सर्टेन लाइक्स के बाद आपका इनकम चालू हो जाता है। ये यूट्यूब जो आपको पेमेंट चालू कर देते हैं, तो पेमेंट का कंसिडरेशन भी आप रिसीव कर रहे हो, आप कुछ सप्लाई भी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो और आपका ये बिजनेस हो गया। तो तीनों चीज़ इसमें कवर हो रहा है, सर्विसेज भी हो रहे, इसमें कंसिडरेशन भी है और आपका एक वन काइंड ऑफ बिजनेस भी हो गया। तो ये तीनों देखते हुए ये मतलब और सप्लाई की डेफिनेशन देखते हुए ये कंफर्म हो रहा है कि आप जीएसटी आपको एप्लीकेबल हो सकता है। अभी आगे देखते हैं कि सप्लाई ऑफ यूट्यूबर और सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ ब्लॉगर्स क्या होता है। तो सप्लाई ऑफ यूट्यूबर मतलब यूट्यूबर इज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय पोस्टिंग वीडियोस एंड कंटेंट ऑन देयर चैनल एंड प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर एडवर्टाइजिंग। मतलब कि यूट्यूबर होता है वो क्या करता है, अपना जो भी कंटेंट है या अपना वीडियोस है वो शेयर करते हैं और उसके प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं ताकि और एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो उस पर एडवर्टाइज रख सकते हैं। सेकेंड हो गए ब्लॉगर। ब्लॉगर मीन्स ब्लॉगर इज अ सप्लायर ऑफ सर्विसेज बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू द एडवर्टाइजर टू डिस्प्ले देयर एडवर्टाइजमेंट। मतलब कि ब्लॉगर क्या होते हैं, ब्लॉगर लोग उनके एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि एडवर्टाइजर जो है अपना एडवर्टाइज डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस चीज़ में दोनों जो लोग हैं, दोनों की जो अगर मैं आपका देखा जाए तो बोथ आर प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज। तो प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज है, इसलिए यूट्यूबर एंड हैंस यूट्यूबर एंड ब्लॉगर कैन बी कंसिडर एज ए सप्लायर ऑफ द सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी एक्ट। मतलब कि आपका अगर ये जीएसटी में आप कवर तो हो ही गए हो। तो नेक्स्ट अभी देखना है कि आपको वेदर यूट्यूबर एंड ब्लॉगर इज रिक्वायर्ड टू गेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आपका ये ऊपर की स्लाइड में जैसे हमने देखा वो हिसाब से आप कवर हो गए कि आप सप्लाई की डेफिनेशन भी फॉल हो गए हैं और जीएसटी के हिसाब से आप सर्विस प्रोवाइडर हो गए हैं, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। तो उसमें यस, द आंसर इज यस। यूट्यूबर एंड ब्लॉगर आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन इफ द टोटल पान बेस्ड टर्नओवर इज मोर देन 20 lakhs फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि आप जो आपका फॉर्म है या आप इंडिविजुअल हो, आपका पान बेस्ड अगर आपके जीएसटी में 20 lakhs का आपके रिसिप्ट हो रहा है यूट्यूब से, तो आपको कंपल्सरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फर्दर if you are providing the services to the recipient registered in the state different from the YouTuber or the blogger, then it is called an interstate supply which is liable for registration irrespective of turnover. That means कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक स्टेट में आपका लोकेशन एक स्टेट है और आप जो यूट्यूब जो पेमेंट करने वाली कंपनी है या पेमेंट जहाँ से मिलता है आपको वो वाई स्टेट में हो गया है, तो दैट मीन्स कि आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज इंटर स्टेट हो गया है, नॉट विद इन द स्टेट। अगर इंटर स्टेट में सप्लाई में तो क्या हो गया, आपको 20 lakhs का लिमिट देखने की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें तो डे 1 से आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर आपने नहीं लिया तो वो सप्लाई नहीं कर पाएंगे आप। तो दैट मीन्स
उसमें 20 लाख की भी लिमिट देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे देखते हैं कि रेट ऑफ जीएसटी क्या होता है। तो रेट ऑफ जीएसटी नॉर्मली सर्विस जो ये जो यूट्यूबर जो सर्विसेज है या ब्लॉगर की जो सर्विसेज है वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल सर्विसेज में भी फॉल होते हैं। तो उसका जीएसटी का रेट 18% एप्लीकेबल है। सीजीएसटी और एजीएसटी 99% होता है, और अगर आईजीएसटी अगर है तो 18% हो गया। तो ये हो गया रेट। और उसके आगे फिर आपको इनवॉइस भी रेज करना पड़ेगा। ते यूट्यूबर और ब्लॉगर जो भी है उनको इनवॉइस जीएसटी इनवॉइस सिमिलर टू द इनवॉइस इज बीइंग रेज्ड बाय अदर सर्विस प्रोवाइडर। बाकी सर्विस प्रोवाइडर कैसे अपना इनवॉइस रेज करते हैं, उसमें एक जीएसटी में अगर आप देखेंगे तो जीएसटी एक्ट में इनवॉइस का भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया गया है। उसमें जो डेफिनेशन प्रिस्क्राइब कि सर्टेन कंटेंट होना चाहिए, जैसे आपका सर्विस अकाउंटिंग कोड एसएससी कोड बोलते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज, फिर वो कंसिडरेशन बेसिक जीएसटी एसेसिबल वैल्यू, फिर जीएसटी टैक्स, उसके बाद फिर रिसिपिएंट नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट, जीएसटी नंबर ऑफ रिसिपिएंट, फिर जीएसटी नंबर एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। वो सब चीज़ जो भी मेंशन करना पड़ेगा, ये तो मैं जनरल बताया, वो हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से आपको इनवॉइस भी रेज करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मंथ एंड में आपको नेक्स्ट मंथ में 2 रिटर्न फाइल करने होते हैं। एक तो होता है GSTR 1 रिटर्न और एक होता है GSTR 3B रिटर्न। GSTR 1 रिटर्न मतलब कि आपका जो भी ड्यूरिंग द मंथ जो भी सप्लाई हुआ है यूट्यूब से, जो भी कंसिडरेशन हुआ है, उनके जो भी इन्वॉइसेस है वो इन्वॉइस नंबर वाइज, सीरियल नंबर वाइज पूरा आपको वो एक सेल मतलब आपके लिए वो सेल हो गया। तो सेल का जो भी इन्वॉइसेस है उसका डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं GSTR 1 रिटर्न। वो रिटर्न आपको नेक्स्ट मंथ में बाय 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ आपको फाइल करना होता है। तो वो हो गया GSTR 1। और सेकंड जो रिटर्न है वो GSTR 3B। GSTR 3B रिटर्न है वो समरी रिटर्न होता है। उसको रिटर्न फाइल करने में उसमें दोनों चीज़ दिखाना होता है कि आपका सेल वैल्यू कितना है, माइनस आपका अगर परचेस भी किया हुआ है, कुछ आपका सर्विसेज रिसीव कर रहे हो या आप कोई भी सर्विसेज ले रहे हो, या आपका जो इनपुट सर्विसेज है अगर उनमें भी जीएसटी क्लेम कर रहे हो तो उसको माइनस करके बैलेंस आपको कितना पेमेंट करना पड़ रहा है वो भी पूरा एक समरी रिटर्न होता है। उसको बोलते हैं GSTR 3B। और GSTR 3B है आपको 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ आपको फाइल करना पड़ता है। तो ये हो गया रिटर्न के बारे में जानकारी। अभी नेक्स्ट देखेंगे कि आपको ये चीज़ भी देखना पड़ेगा कि आप एक्सपोर्टर हो कि नहीं हो, क्योंकि जीएसटी में यूट्यूबर में क्या होता है कि यूट्यूब आपने अगर सर्टेन व्यूज़ या सर्टेन ये कर दिया है तो आपका और यूट्यूब के साथ एक एग्रीमेंट बनेगा। वो एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट देखना पड़ेगा कि एग्रीमेंट जो कर रही है यूट्यूब से जो कोई कंपनी है वो कंपनी वेदर विद इन इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है। तो वो देख के फिर आपको डिसाइड करना है कि आपकी सर्विस, अगर आपका जो एग्रीमेंट हुआ है यूट्यूब कंपनी से, वो कंपनी फॉर एग्जांपल मान लो कि वो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है या यूएस बेस्ड कंपनी है, वहाँ उनके साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो वो हो गया आपका एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो यूट्यूबर और ब्लॉगर आर लोकेटेड, और आप तो यहाँ पे इंडिया में लोकेटेड हो, और आप जो प्रोवाइड कर रहे हो वो रिसिपिएंट जो है मतलब यूट्यूब जो कंपनी है वो कहाँ पे लोकेटेड, आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है। एंड सेकंड चीज़ जो आपको देखना है वो ये है कि रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन इज इन द या यूरो में या कोई भी अलग फॉरेन करेंसी में आपको पैसा मिल रहा है, जो यूट्यूब से आपको पैसा फॉरेन करेंसी में मिल रहा है, तो वो हो गया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। उस केस में नॉर्मली ब्लॉगर का भी अगर आप सर्विस देखो तो ब्लॉगर का सर्विस इज अ नेचर ऑफ OIDAR। OIDAR मतलब कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एसेस एंड रिट्रीवल। मतलब कि आपका जो भी ब्लॉगर का जो भी पोस्ट किया है उनका डाटा एक्सेसिबिलिटी और डाटा की रिट्रीवल जो है वो उनके देखने के लिए वहाँ पे ये देखना है कि आपका अगर रिसिपिएंट जो लोकेशन है, रिसिपिएंट कहाँ पे लोकेटेड है, वेदर रिसिपिएंट ऑफ जो आपका जो सर्विस का एक्सेस कर रहा है या सर्विस जो रिट्राइव कर रहे हैं या सर्विस डाउनलोड कर रहे हैं, जो आपका कंटेंट है वो अगर आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, द रिसिपिएंट इज लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक वेदर द योर सर्विस इज एक्सपोर्ट। तो अगर रिसिपिएंट जो वहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं वो आउटसाइड इंडिया है तो नेचुरली आपकी सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया। अगर ये फुलफिल कंडीशन, ये जो फुलफिल कर रहे हो कंडीशन, तो उस केस में आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोलोगे। और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि आपको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर कवरेज ऑफ बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, मतलब आपको जीएसटी में डिपार्टमेंट में अप्लाई करना पड़ेगा कि मेरी सर्विसेज है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, तो उस केस में आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, उसको LUT बोलते हैं नॉर्मल टर्म्स में, जीएसटी टर्म्स में, वो LUT अप्लाई करना पड़ेगा। LUT अगर अप्लाई किया हो और आपके पास वैलिड LUT है तो फिर आप विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी
एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर सकते हो। अगर आपने LUT अप्लाई नहीं किया या आपके पास LUT नहीं है, तो आपको अगर सप्लाई कर रहे हो सर्विसेज का, तो उस केस में आपको पहले GST पे करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते हो और गवर्नमेंट से रिफ़ंड भी आ सकता है। तो ये हो गया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो ये मेरा पूरा आपको जानकारी दिया है कि आपको यूट्यूबर हो तो आपको GST एप्लीकेबल हो सकता है और नहीं हो सकता है, और हो सकता है तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोलेंगे या इंटरस्टेट सर्विस बोलेंगे या GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ सकता है, या कैसे इनवॉइस इश्यू करना है, कौन से रिटर्न फाइल करने हैं, वो सारी जानकारी मैंने आपको दिया है। अगर आपको ये मेरा, प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, और प्लीज़ प्रेस like icon if you find that this video is useful to you, or please subscribe to my channel for getting important text and other updates. Thank you very much.